याद करना, किसी भी तथ्य को, किसी भी चैप्टर को याद करने का सही तरीका जो होता है वो देखकर याद करना होता है। देखिए, कोई भी व्यक्ति किसी भी चैप्टर को, किसी भी तथ्य को जो याद करता है वो तीन तरीकों से याद करता है। सबसे पहला होता है बोलकर याद करना, फिर होता है सुनकर याद करना, और फिर होता है देखकर याद करना। तो जो भी व्यक्ति किसी भी तथ्य को, किसी भी टॉपिक को, किसी भी चैप्टर को, किसी भी सब्जेक्ट को देखकर याद करता है वो उसके साथ में लंबे समय तक बना रहता है और उसे एग्जाम में 100% सहायता प्रदान करता है। इसी श्रृंखला में, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों के लिए ज्योग्राफी बाय मैप सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें मैं आप लोगों को भूगोल या ज्योग्राफी के विभिन्न टॉपिक को मानचित्र के माध्यम से, मैप के माध्यम से पूरा कराऊंगा। और उम्मीद है भाई 100% ये जो तथ्य होंगे ये आपके एग्जाम में आपकी मदद अवश्य करेंगे। तो नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों को, मैं कपिल चाहर आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम विधि परिवार में। तो आज जो मैं टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूं वो है उत्तर भारत की भौगोलिक स्थिति, यानी कि ज्योग्राफिकल कंडीशन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया की हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिएगा, अगर आप उत्तर भारत की स्थिति को देखते हैं, अगर हम उत्तर भारत की स्थिति को बात करें तो यहाँ पर देखिएगा, मैं उत्तर भारत का एक यहाँ प्रतिकृति ले लेता हूँ, उतना यहाँ पर मैं उसका एक चित्र ले लेता हूँ जितने चित्र की आवश्यकता हम लोगों को आपने टॉपिक के लिए पढ़ने वाली है, ठीक है, उतनी मैं यहाँ पर उसकी एक प्रतिकृति ले लेता हूँ। तो ये देखिएगा, आपके अगर मैं बात करूँ तो ये हमारे उत्तर भारत की जो स्थिति है वो कुछ इस तरीके की स्थिति आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है, कुछ इस तरीके की स्थिति आपको उत्तर भारत की देखने को मिलती है। यहाँ पर पहले हम मैप को पूरा कर लेते हैं, ठीक है, पूरा हम यहाँ पर अपना मैप कर लेते हैं। ये ठीक है, अगर देखो हम उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत आपको कुछ इसी प्रकार का दिखाई देता है। यहां तक को तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, इतना तो सब लोगों को पता ही है। अब यहां पर गौर कीजिएगा कि आपको पता है कि हमारे उत्तर भारत में, ठीक है, या पूरे भारतवर्ष की अगर मैं बात करूं तो भारत में आपके एक रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजर रही है, ठीक है, ये एक रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरते हुए आपको नजर आती है। और ये रेखा जो है, इस रेखा को आप कर्क रेखा का नाम देते हैं, या इसको हम लोग अंग्रेजी में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं। ये जो कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा आपके संपूर्ण भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटने की बात करता है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं उत्तर भारत की बात करूं तो उत्तर भारत कहां से कहां तक माना जाता है, तो देखिएगा यहां पर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र के ऊपर, ठीक है, महाराष्ट्र के हल्का सा ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो यहां पर एक पर्वत श्रृंखला है ना, यहां पर आपको एक पर्वत श्रृंखला देखने को मिलेगी, ठीक है, और ये पर्वत श्रृंखला आपके गुजरात और मध्य प्रदेश के क्षेत्र के आसपास आपको फैली हुई मिलती है। ये जो है, इस श्रृंखला को आप नाम देते हैं, ये श्रृंखला सतपुड़ा पर्वतमाला कहलाती है, ठीक है, क्या कहलाती है ये आपका सतपुड़ा पर्वतमाला के नाम से जानी जाती है, ठीक है। सतपुड़ा पर्वतमाला की मैं बात करूं तो सतपुड़ा पर्वतमाला भी भैया 3 भागों में बटी हुई है, ठीक है, सतपुड़ा पर्वतमाला जो है ये भी 3 भागों में बटी हुई है। इसमें भैया सबसे पहले आप लोगों को जो देखने को मिलता है वो मिलता है राजपीपला पर्वत श्रेणी, ठीक है, राजपीपला पर्वत श्रेणी। उसके बाद में आपको यहाँ पर देखने को मिलती है महादेव पर्वत श्रेणी, और फिर आपको देखने को मिलती है मैकाल पर्वत श्रेणी, ठीक है। जब इन तीनों को आप मिला देते हैं तो वो क्या बन जाता है, तो वो हमारी सतपुड़ा पर्वतमाला बन जाती है। यहाँ पर ये और बता दूं आपको कि सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी जो है, इस चोटी को आप धूपगढ़ के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं आप इसे? आप इसे धूपगढ़
गढ़ के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके ऊपर की तरफ आप देखिएगा तो यहाँ पर आपको एक पर्वत श्रृंखला और देखने को मिलेगी, और ये जो पर्वत श्रृंखला है, ये पर्वत श्रृंखला आपको इस तरीके से यहाँ पर पड़ी हुई मिलेगी। और ये पर्वत श्रृंखला जो है, इस पर्वत श्रृंखला को आप विंध्याचल पर्वत श्रेणी के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं आप इसे आप विंध्याचल पर्वतमाला के नाम से जानते हैं। तो इससे ऊपर का क्षेत्र जो आप देख रहे हैं, मोटा मोटा इस क्षेत्र को आप लोग उत्तर भारत यानी नॉर्दर्न इंडिया में आप रख सकते हैं। तो यहां पर गौर कीजिएगा, सबसे ऊपर की तरफ आप देखेंगे, भारत के बिल्कुल ऊपरी भाग में आप देखेंगे तो यहां पर आपको एक जगह देखने को मिलेगी, यहाँ पर आपको एक लोकेशन देखने को मिलेगी, और यहाँ पर आपको एक विशेष चीज देखने को मिलेगी कि यहाँ पर कई सारे पर्वत जो हैं वो एक दूसरे से आकर मिलते हुए आपको नजर आते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो पश्चिम दिशा की ओर से यहाँ पर आपको पर्वत श्रृंखला देखने को मिलती है, और ये है हिंदू कुश पर्वतमाला। ठीक है, हिंदू कुश पर्वतमाला आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। हिंदू कुश पर्वतमाला ये आपको भारत के ऊपरी भाग तक देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर पूर्व दिशा की बात करूं तो यहां से एक पर्वत श्रेणी निकलती है, और ये जो है इसको आप कुनलुन पर्वत श्रेणी के नाम से जानते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको हम कुनलुन श्रेणी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो इसी जगह से आप देखेंगे नीचे की तरफ यहां पर कई सारी पर्वत श्रेणियां इस तरीके से नीचे की तरफ पाकिस्तान की तरफ निकल जाती हैं, है ना। इनमें से कई सारी श्रेणियां जो हैं वो आपको नाम याद रखना है इनका। इनमें किरथर आ जाता है ना, इनमें हजारा आ जाता है, इनमें सुलेमान आ जाता है। ठीक है, इसमें नमक की पहाड़ियां आ जाती हैं, है ना, नमक की पहाड़ियां आ जाती हैं। ये सारी पर्वत श्रेणियां आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, लेकिन हमारा मेन मुद्दा क्या है, हमारा मेन मुद्दा उत्तर भारत की स्थिति को समझना है। बाकी सुलेमान, किरथर, हजारा, नमक की पहाड़ियां, ये सब आपको कहां देखने को मिलती हैं, तो ये आपको पाकिस्तान में देखने को मिलती हैं। यहां पर देखिएगा ये वाली जगह जो मैं आपको बता रहा हूं, इस जगह को एक नाम दिया जाता है, और ये जगह जो है इसे पामीर का पठार कहा जाता है, या इसे पामीर की गांठ कहा जाता है। अंग्रेजी में इसको पामीर नोट के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर पामीर नोट का मतलब क्या है, इसे पामीर गांठ क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको याद रखना है कि यहाँ पर कई सारी पर्वत श्रेणियां एक दूसरे से गुथी हुई हैं, मिली हुई हैं, तो इसे नाम दे दिया गया है पामीर गांठ या पामीर नोट। बेसिकली ये एक पठार है, पामीर का पठार इसे बोलते हैं, और भैया इसे विश्व की छत के नाम से भी जाना जाता है। ये भी याद रखिएगा, इसको क्या कहा जाता है, विश्व की छत कहा जाता है। इसी से आप देखेंगे तो यहां से आपकी हिमालय पर्वत श्रेणी नीचे की तरफ आपको फैली हुई मिलती है। हिमालय पर्वत श्रेणी में सबसे पहले आपको यहां पर जो पर्वत श्रेणी देखने को मिलेगी, इस पर्वत श्रेणी को आप नाम देते हैं, ये पर्वत श्रेणी कराकोरम श्रेणी के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है, ये आपके कराकोरम श्रेणी के नाम से जानी जाती है। कराकोरम श्रेणी के जस्ट नीचे की तरफ आप देखेंगे तो अगली पर्वत श्रृंखला जो आपको देखने को मिलती है, ये जो है ये लद्दाख श्रेणी के नाम से जानी जाती है। क्या बोलते हैं इसे, लद्दाख श्रेणी के नाम से जाना जाता है। भाई यहां पर गौर कीजिएगा, ये जो कराकोरम श्रेणी आप देख रहे हैं, इसी कराकोरम श्रेणी में भारत का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी, ठीक है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी आपको देखने को मिलती है। और ये जो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, इसको आप लोग नाम देते हैं ये केटू के नाम से, या इसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो आपको बताना है कि केटू या गॉडविन ऑस्टिन जो है ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन केटू या गॉडविन ऑस्टिन की स्थिति की अगर हम बात करें तो ये जो है ये आपके POK यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर में स्थिति है। तो इसीलिए कभी कभी कई जगह पर कई किताबों में आपको भारत की सबसे ऊंची चोटी के रूप में कंचनजंगा का नाम भी देखने को मिलता है। इसके बाद आप देखेंगे तो लद्दाख में अगर मैं बात करूं तो लद्दाख श्रेणी में एक पर्वत चोटी स्थित है जिसे आप लोग राकोपोसी के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं आप इसे राकोपोसी के नाम से जानते हैं। ये राकोपोसी चोटी जो है ये अपने विशेष तीव्र
तीव्र ढाल के लिए जानी जाती है। मतलब ये राकोपोसी चोटी जो है, इस चोटी का ढाल जो है, स्लोप जो है वो अत्यधिक तीव्र है। तो इस वजह से राकोपोसी चोटी आपसे पूछी जाती है कहाँ स्थित है, तो ये लद्दाख श्रेणी में स्थित है। इसके बाद आप देखेंगे तो यहीं पर आपको अगली पर्वत श्रेणी जो है वो देखने को मिलती है, और ये पर्वत श्रेणी जो है इसे आप जास्कर का नाम देते हो। क्या कहते हो इसे आप लोग? जास्कर श्रेणी के नाम से आप इसे जानते हैं। और इसी के नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर अगली पर्वत श्रृंखला आपको देखने को मिलती है, और इसे आप कैलाश श्रेणी के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं आप इसे? कैलाश श्रेणी इसको नाम दिया जाता है। तो भैया देखिए, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश, ठीक है, ये जो चार श्रेणियां हैं, जब इन चारों श्रेणियों को मिला दिया जाता है तो ये मिलाकर हिमालय की सबसे उत्तरतम पर्वत श्रृंखला का निर्माण करते हैं, जिसे आप ट्रांस हिमालय का नाम देते हैं, या इसे आप पार हिमालय का नाम देते हैं। वास्तविकता ये है भैया, ट्रांस हिमालय का ज्यादातर भाग जो है ये तिब्बत में स्थित है। ये आप लोगों को विशेष तौर पर याद रखना है। इसके बाद आपके हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला यहां पर देखने को मिलेगी। ठीक है, हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो आपके कश्मीर से प्रारंभ हो जाती है, और कश्मीर से प्रारंभ होकर ये हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों से होते हुए, तिब्बत में होते हुए, नेपाल में होते हुए, आपके सिक्किम होते हुए, भूटान में होते हुए, और आपके अरुणाचल प्रदेश में होते हुए, और फिर ये श्रेणी आपको म्यांमार में नीचे की तरफ मुड़कर और अंडमान निकोबार तक जाते हुए नजर आती है ना। और ये पर्वत श्रृंखला कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो याद रखिएगा, ये जो पर्वत श्रृंखला है, इस पर्वत श्रृंखला को आप लोग ग्रेट हिमालय का नाम देते हैं। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? ये कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो नोट कर लेंगे, ये पर्वत श्रृंखला जो है ये आपकी ग्रेट हिमालय के नाम से जानी जाती है। क्या कहा जाता है इसे? इसे ग्रेट हिमालय रेंज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? तो ग्रेट हिमालय रेंज इसे कहा जाता है। ये चीज आपको याद रखना है। हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, यही ग्रेट हिमालय पर्वत श्रृंखला आपके यहाँ पर यानी अरुणाचल प्रदेश से नीचे की तरफ मुड़ जाती है और म्यांमार देश की तरफ चली जाती है, तब इसे नाम दिया जाता है, ये आपके अराकान योमा के नाम से जानी जाती है। और ये फिर आगे की तरफ सागर में प्रवेश करते हुए और फिर अंडमान निकोबार तक फैली हुई नजर आती है। ठीक है, इस ग्रेट हिमालय पर्वत श्रृंखला में बात करूं तो देखिएगा, विश्व के जो ज्यादातर जो ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं वो आप लोगों को ग्रेट हिमालय रेंज में देखने को मिलते हैं। जैसे अगर मैं कश्मीर में बात करता हूं तो कश्मीर में आपको देखने को मिलेगा, ये है, आप इसको नाम दिया जाएगा, ये कहलाता है नंगा पर्वत। ठीक है, कश्मीर में इसे क्या कहा जाता है? नंगा पर्वत। कहां स्थित है? ग्रेट हिमालयन रेंज में स्थित है। इसके अलावा आप जाएंगे तो नेपाल के क्षेत्र में प्रमुख श्रेणियों में आप लोगों को देखने को मिलेगा, जैसे नाम सुना है आप लोगों ने धौलागिरी पर्वत। कौन सा सुना है आपने? धौलागिरी पर्वत आपने सुना है। इसके अलावा आपको यहीं पर जो है देखने को मिलेगा और इसको नाम दिया जाता है मकालू पर्वत। ठीक है, कौन सा? मकालू पर्वत। यहीं पर आपको देखने को मिलेगा और इसे नाम दिया जाता है माउंट एवरेस्ट, जो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है भैया, ये चीज याद रहेगी। इसके अलावा सिक्किम में अगर हम बात करें तो सिक्किम में जो पर्वत चोटी स्थित है, इस सिक्किम में स्थित पर्वत चोटी को नाम दिया जाता है, ये कहलाती है कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा। अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो आपको आंसर कंचनजंगा देना होता है। इसके बाद में आप अरुणाचल प्रदेश में पहुंचेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में आपको यहाँ पर चोटी देखने को मिलेगी, ये है आपकी नामचा बरवा पर्वत। ठीक है, नामचा बरवा पर्वत श्रेणी। ठीक है, इसी नामचा बरवा की पर्वत श्रेणियों को काटकर और ब्रह्मपुत्र नदी जो है, जो ब्रह्मपुत्र नदी हमारे यहाँ पर आती है, वो बेसिकली इन्हीं पर्वतों को काटकर भारत में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। जब ये आपके नामचा बरवा की पहाड़ियों को काटकर भारत में प्रवेश करती है तब इसे देहांग कहा जाता है ना। फिर इसके बाद में चलकर ब्रह्मपुत्र नाम दिया जाता है। बांग्लादेश में पहुंचने पर इसका नाम जमुना हो जाता है। तो कई बार ये अपने नाम को परिवर्तित करती है। तो ग्रेट हिमालयन पर्वतमाला ये आपकी सब हिमालय की सबसे लंबी पर्वतमाला है। इसके बाद में अगला हिमालय जो आपको देखने को मिलेगा, इस हिमालय को आप नाम देते हैं, ये मध्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। मध्य हिमालय पर्वत श्रृंखला ये 3 भागों में आपको मिलेगी। ठीक है, ये 3 भागों में मिलेगी।
ये मिलेगी आपको कश्मीर के क्षेत्र में, कश्मीर के क्षेत्र के बाद में ये आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश में, और फिर ये आपको दिखाई देगा, ये दिखाई देगा नेपाल के क्षेत्र में। ठीक है, तो भैया इसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, ये मध्य हिमालय पर्वतमाला है। इसमें भैया सबसे ऊपर की तरफ जो आपको मिलेगी इसे नाम दिया जाता है, ये कहलाती है पीर पंजाल श्रेणी। क्या कहलाती है, कश्मीर में इसको क्या कहा जाता है, कश्मीर में इसको पीर पंजाल श्रेणी कहा जाता है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में इसको क्या नाम दिया जाता है, तो हिमाचल प्रदेश में इसको धौलाधर श्रेणी कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश में इसको क्या कहते हैं, तो हिमाचल प्रदेश में इसको धौलाधर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और अगर नेपाल की बात करूं तो नेपाल में इस श्रेणी का क्या नाम हो जाता है, तो नेपाल में इस श्रेणी को महाभारत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। और जब आप इन तीनों को मिला देते हैं, यानी पीर पंजाल, धौलाधर और महाभारत, तो इन्हें मिलाकर बनता है आपका मध्य हिमालय। इसी में आप देखोगे तो आपके पाकिस्तान, ठीक है, यानी पाकिस्तान में जो पंजाब वाला क्षेत्र है वहां से एक पर्वत श्रृंखला आपको नीचे की तरफ आती हुई नजर आएगी। ठीक है, ये पर्वत श्रृंखला आपको नीचे की तरफ आती हुई नजर आएगी, और ये आपको भैया पूरा ये यूपी नेपाल से सटा हुआ बॉर्डर जो है ये बिहार के कोसी नदी तक फैला हुआ नजर आएगा। और ये है आपके हिमालय की सबसे दक्षिण में स्थित पर्वतमाला, जिसे आप शिवालिक श्रेणी के नाम से जानते हैं। यानी अगर मैं हिमालय पर्वत की बात करता हूं तो हिमालय पर्वत जो है वो आपके 4 भागों में बटा हुआ है। सबसे नीचे की ओर दक्षिण की ओर शिवालिक श्रेणी, शिवालिक श्रेणी के ऊपर आपको मिलेगा वो है आपका मध्य हिमालय, मध्य हिमालय के ऊपर आपको मिलेगा ग्रेट हिमालय, और ग्रेट हिमालय के ऊपर आपको मिलेगी ट्रांस हिमालय। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी, हिमालय के बारे में आपको मोटी मोटी अच्छी जानकारी हो गई होगी। अब यहां पर गौर कीजिएगा कि अगर मैं बात करता हूं यहां पर, तो देखो गुजरात से अगर हम प्रारंभ करें तो गुजरात से लेकर राजस्थान और राजस्थान से लेकर दिल्ली तक एक पर्वतमाला फैली हुई है। इसको क्या नाम दिया जाता है, तो याद रखिएगा इस पर्वतमाला को अरावली पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं इसको, अरावली श्रेणी के नाम से इसको जाना जाता है। और याद रखिएगा अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो है, इस ऊंची चोटी को गुरु शिखर नाम दिया जाता है। पूछा जाता है अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो गुरु शिखर आपको याद रखना है। यहीं विंध्याचल से थोड़ा ऊपर की तरफ एक क्षेत्र आपको दिखाई देगा, ये क्षेत्र जो है इसे आप बुंदेलखंड के नाम से जानते हैं। इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, इसे बुंदेलखंड का क्षेत्र कहा जाता है। और याद रखिएगा बुंदेलखंड, विंध्याचल और अरावली पर्वत, इन तीनों के बीच का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को मालवा का पठार कहा जाता है। और याद रखिएगा भैया मालवा के पठार का ज्यादातर भाग जो है वो आपके मध्य प्रदेश और राजस्थान के क्षेत्र में स्थित है। इसके अलावा विंध्याचल पर्वतमाला से थोड़ा सा आगे की तरफ आप बढ़ेंगे, ठीक है, तो यहां पर आपको आगे की तरफ छत्तीसगढ़ के आसपास मध्य प्रदेश का कोना जो है, यहां पर आप लोगों को बघेलखंड देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, यहाँ पर बघेलखंड देखने को मिलेगा। यहीं पर उड़ीसा के क्षेत्र में आप देखेंगे तो उड़ीसा के क्षेत्र में आपको एक पर्वत देखने को मिलेगा जिसे आप मलयगिरी पर्वत के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है कि बेसिकली बिहार का क्षेत्र हो गया है ना, थोड़ा बहुत उड़ीसा का क्षेत्र हो गया, झारखंड का क्षेत्र हो गया, इस क्षेत्र में एक पठार स्थित है। ठीक है, इस क्षेत्र में एक पठार स्थित है और इस पठार को नाम दिया जाता है, ये छोटा नागपुर के पठार के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है इसे छोटा नागपुर का पठार कहा जाता है। इस छोटा नागपुर के पठार के बारे में आपको एक फैक्ट याद कर लेना है, इसे भारत का रूर क्षेत्र कहा जाता है। तो आपको पता होगा कि भारत का जो कोयला निकाला जाता है, कोयला का सर्वाधिक उत्पादन जो किया जाता है वो इसी क्षेत्र में किया जाता है, तो इस क्षेत्र को भारत का रूर क्षेत्र भी कहा जाता है। यहीं पर आप देखेंगे इसके नीचे का जितना भाग है फिर वो दक्कन के पठार में चला जाता है, दक्षिण भारत का हिस्सा हो जाता है, और दक्षिण भारत को हम लोग अलग से पढ़ने वाले हैं। यहां पर उत्तर इधर की तरफ आ जाओ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाओगे तो यहां पर आपको कई सारी पर्वत श्रेणियां देखने को मिलेंगी। ठीक है, यहां पर कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं, तो यहां पर देखो आपको मिलेगा डाफला श्रेणी, आपको यहां पर मिलेगा मिसमी श्रेणी, मिसमी, ठीक है, आप लोगों को यहां पर मिलेगा अबूर श्रेणी। ठीक है, ये 3 श्रेणियां तो आपको यहां पर मिलेंगी, डाफला, मिसमी और अबूर। यहीं अरुणाचल प्रदेश के में आपको एक पर्वत श्रेणी पड़ी हुई मिलेगी। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में जो आपको मिलेगी इसको नाम दिया जाता है, ये कहलाती है पटकाई बूम। ठीक है, क्या कहलाती है, ये पटकाई बूम श्रेणी कहलाती है। इसके नीचे की तरफ देखेंगे तो यहां पर आपको मिलेगी, ये आपकी नागा श्रेणी के नाम से जानी जाती है। क्या कहा जाता है इसे नागा श्रेणी कहा जाता है।
और मिजोरम के क्षेत्र में एक श्रेणी आपको मिलेगी, इसको आप मीजो श्रेणी के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग क्या कह देते हैं, इसको हम मीजो श्रेणी के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहीं पर आप गौर कीजिएगा तो यहां पर आपको मेघालय का पठार और आपके शिलोंग का पठार भी देखने को मिलेगा। यहां पर भी आपको 3 पर्वत और देखने को मिलेंगे जिन्हें आप नाम देते हैं, ये आप लोगों के कहलाते हैं गारो। ठीक है, गारो पर्वत श्रेणी। इसके अलावा खासी और एक आपको मिलेगी, ये आपकी कहलाती है जयंतिया पर्वत। ठीक है, तो ये सारे पर्वत आपको नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलते हैं। तो भाई ये है आपके उत्तर भारत की स्थिति। ठीक है, उत्तर भारत की स्थिति आपको कुछ इस प्रकार की देखने को मिलती है। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है ना, या आप चाहें तो मैप पर आप इनकी स्थिति को एक बार रिवाइज कर सकते हैं। और 100% बात है भैया, अगर आप इस तरीके से मैप बनाते हुए चीजों को कंप्लीट करेंगे तो चीजें 100% एग्जाम तक आपके साथ रहेंगी। तो आज मैंने आप लोगों को उत्तर भारत की जो भौगोलिक स्थिति है उसका एक पार्ट मैंने कंप्लीट करा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कोई नया टॉपिक में लेकर आऊंगा। और हाँ, अगर आप लोगों के मन में भी यदि कोई टॉपिक है, आप उसे पढ़ना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो भैया लाइक करना मत भूलिएगा, इसके अलावा शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब इस प्रकार की वीडियो आपको कंटिन्यूअस यानी निरंतरता में प्राप्त होंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।